नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आवाम की आवाज को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज फिर हम आपके साथ हैं एक नए अंक में एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। लेकिन शुरुआत करता हूं दो लाइनों से। घर की तामीर तसव्वुर में ही हो सकती है। घर की तामीर तसव्वुर में ही हो सकती है क्योंकि अपने नक्शे के मुताबिक है जमीन कुछ कम। हर एक का सपना होता है घर हो, हर एक का सपना घर है, अपना घर हो, अपना आशियाना हो। और अगर आप जद्दोजहद करते हैं और इस सपने को सच करने के लिए शुरुआत कर देते हैं तो क्या होता है? फिर एक बार दो लाइनें कहता हूं। घर सजाने का तसव्वुर तो बहुत बात का है, पहले ये तो तय हो कि इस घर को बनाएं कैसे, क्योंकि बीच में इतनी चीजें आ जाती हैं। अगर आपको घर बनाना है तो आपको तीसरी पार्टी की जरूरत पड़ती है। वो बिल्डर हो सकता है, वो प्रमोटर हो सकता है, वो कोई और संस्था हो सकती है, ठेकेदार हो सकता है। उसके साथ समस्याएं आ जाती हैं और ये समस्याएं कभी कभी इतनी बड़ी हो जाती हैं समस्याएं कि आप एक मकड़जाल में फंस जाते हैं। इसके लिए एक संस्था है, उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इस सब पर विचार किया है और एक ऐसी संस्था है, मैं सिर्फ एक नाम लेता हूं, रेरा। बहुत कुछ बत्तियां जल गई होंगी आपके मन में। ये वो संस्था है, रेरा है तो भरोसा है। अगर रेरा है तो भरोसा है, यानी जो लोग अपना घर बनाना चाहते हैं उनके हितों का संरक्षक, साथ ही साथ और भी चीज़ों का नियमितीकरण कैसे हो, क्योंकि ये बहुत बड़ा क्षेत्र है हाउसिंग सेक्टर, जो पूरे देश में बहुत बड़ा है और अभी तक बहुत असंगठित था। और हमें बहुत खुशी है कि उत्तर प्रदेश रेरा के नवनियुक्त अध्यक्ष महोदय आज हमारे इस कार्यक्रम में शोभा बढ़ाएंगे। आप इनको अच्छी तरह जानते हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार में बहुत से पदों पर बहुत ही वरिष्ठ प्रशासक रह चुके हैं, हमारे कार्यक्रमों में भी आते रहे हैं, लेकिन आज नए रूप में है, नई और बड़ी जिम्मेदारी के साथ हैं। स्वागत कीजिए उत्तर प्रदेश रेरा के नवनियुक्त अध्यक्ष महोदय श्री संजय भूस रेड्डी जी का। नमस्कार सर, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तशरीफ रखिए सर। सर, आवाम की आवाज आपके लिए नया नहीं है, आवाम की आवाज के दर्शकों के लिए आप नए नहीं हैं। लेकिन हमें याद है पिछली बार शक्कर की बहुत बात हुई थी, बहुत सारी मिठास घोली थी आपने हमारे कार्यक्रम में भी और दर्शकों के मनों में। इस बार सर रेरा की बात है, लेकिन हम अपने विषय से भटकेंगे नहीं। पहले तो हम बात करेंगे उस संजय, सर मैं आगे सिर्फ पहले नाम से आपको पुकार रहा हूं, उस संजय की बात करेंगे जो खिलंदड़ा था, नौजवान था, मसें भीग रही थी, सपने देख रहा था। उस समय यह भी शायद उसको पता नहीं था कि कहां जाएगा। हमें कुछ चीजें मैं श्रोताओं को बता दूं, देखने वालों को बता दूं। संजय भूस रेड्डी साहब का मन लॉ में बहुत लगता है, घर में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, भरा पूरा परिवार है। सर मैं सही याद कर रहा हूं तो 5 भाई बहन हैं। आपने सही फरमाया। 5 भाई बहन हैं, 4 डॉक्टर हैं, ये अकेले हैं जिन्होंने अपनी राह अलग कर ली। तो यहां पर और बातें करें उसके पहले ये सर, ये राह अकेला चलो, अपनी राह पे चलो, ये बचपन से ही आदत है? नहीं, मेरे पिताजी तो मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे क्योंकि 3 पीढ़ियों से डॉक्टर, खास करके डेंटल सर्जन थे। लेकिन थोड़ा ये था कि कुछ हटके किया जाए जी, तो इसीलिए फिर मैं उस वक्त 5 ईयर लॉ कोर्स नया आया तो मैं विधि का छात्र बना, क्योंकि उसमें मेरी रुचि भी थी, कुछ पारिवारिक कारणों से भी रुचि थी। घर में संपत्ति थी तो मुकदमे रहते तो उससे रुचि आई। और फिर उसके बाद मैं 5 ईयर लॉ कोर्स किया और उसमें हर वक्त टॉप करता रहा यूनिवर्सिटी। तो उसके क्रम में फिर आगे बढ़ता गया और फिर यहाँ कैसे पहुंचा वो भी एक आपको आश्चर्य होगा कि जब मेरा ये था मंशा, दिल्ली तमन्ना तो वकालत करने की थी और बॉम्बे हाई कोर्ट में मैंने ट्रेनिंग भी प्राप्त की और एक सीनियर लॉयर जो हाल फिलहाल एडवोकेट जनरल थे उनके साथ मैं काम किया और उन्हीं के साथ प्रैक्टिस करना चाहता था। लेकिन फिर किस्मत मुझे यहाँ ले आई। सर थोड़ा सा टोकने का अगर मुझे अनुमति दें, ये वो समय था, जितना आप संकोच करेंगे बताएंगे नहीं, जिस समय आप बहुत पैसे कमा रहे थे उस जमाने के हिसाब से, जिसको कहते हैं ना खूब सारे पैसे कमा रहे थे, उसको छोड़ के इधर आना। शुरू हुआ कि लोगों ने कहा कि भाई अपनी यूनिवर्सिटी में हर आदमी टॉप कर सकता है, आप कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स करके दिखाइए। तो उसमें चैलेंज, जैसे आजकल लोग आइस चैलेंज देते हैं, आपको चैलेंज हमने ले लिया कि चलो प्रमाणित करके दिखाते। तो कुछ एग्जाम्स में बैठे, बैंकिंग, इंश्योरेंस,
तो सब में होता गया, नौकरी मिलते गई, लेकिन ज्वाइन नहीं किया क्योंकि मंशा वकालत की थी। करते करते लोगों ने कहा सिविल सर्विसेज करके देखा, तो फिर सिविल सर्विसेज किए तो उसमें हो गया। और फिर हमारे जो सीनियर थे जिनके साथ मैं वकालत कर रहा था, उन्होंने कहा कि आप एक बार उसको भी देख लो, क्योंकि आपको सिस्टम को सीखने का मौका मिलेगा। जो आप एज वकील आपको 10 साल लगेगा, वहां 2 साल में सीखेंगे। उस बहाने यहाँ आया, फिर काम में मजा आने लगा। समाज की सेवा करने का शासकीय व्यय पर, आप एनजीओ खोल सकते हो, लेकिन शासकीय व्यय पर सामाजिक सेवा करने का इतना अच्छा अवसर है। और यह सेवा में सबसे बड़ी सुंदरता है, हाँ आपने जो बात फरमाया सही है, कि जो मैं कमाता था उसका 2/50 विभाग कमाने लगा, 3/50 विभाग कमाने लगा। 50,000 कमाता था, 3,000 कमाने लगा, मतलब तनख्वाह जो थी। लेकिन यहाँ पर हर रोज नया काम करना, नए लोगों से मिलना, लोगों के आंसू पोंछना, गरीबों को मदद करना, सब सिस्टम में पारदर्शी लाना, शासकीय व्यवस्था को ठीक करना, जिसका जो दूरगामी परिणाम बहुत ज्यादा है। और यहाँ पर आप खुद इफेक्टिवली एग्जीक्यूट करते हो। ये बहुत आप बड़ी बात वकालत करते हो तो आप किसी का पक्ष रखते हो जी, आप कोर्ट के समक्ष किसी का पक्ष रखते हो। आप अगर जज बनते हो तो आप निर्णय दे दोगे, लेकिन क्रियान्वयन करने का जो काम है वो भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में या तो भारतीय प्रशासनिक सेवा के पास है, या प्रादेशिक प्रशासनिक सेवा, या भारतीय पुलिस या प्रादेशिक पुलिस सेवा के पास। बिल्कुल। जो आप सीधा कटिंग एज पे जाके सीधा समाज को सीधे उनको अनुतोष देते हो, उनको सुविधा देते हो, उनके लिए शासकीय योजनाओं का क्रियान्वयन करते हो, तो उसका एक अपना सुख होता है। बिल्कुल। यहाँ पर चूंकि मैं आपको बहुत चाव से सुनता रहा हूँ कई मौकों पे, तो मुझे जो कुछ चीजें पता है उस पर 2 सवाल मेरे पास अभी तो ये हैं। एक तो ये कि क्या आप प्रारब्ध पे यकीन रखते हैं, नियति पे? क्योंकि मैंने तो सुना ये है कि आपने तो इंटरव्यू लेटर को तो मना कर दिया, तो सॉरी यूपीएससी, मैं आ नहीं पाऊंगा इंटरव्यू देने। जी, वो मैंने रखा था क्योंकि मेरे वो पंचवर्षीय परीक्षा का 5 ईयर लॉ कोर्स का फाइनल था जी, क्योंकि मेरा मन लॉयर का था, तो वो देना मुझे बहुत जरूरी था। प्रीलिम्स और मेंस में पास कर गया था, लेकिन वो देना मुझे जरूरी था, इसलिए मैंने उसको फर्स्ट राउंड में मना कर दिया था। लेकिन उनकी व्यवस्था है कि वो एक राउंड सबको दोबारा देते हैं, कि किन्हीं कारणवश नहीं आ पाया हो तो एक राउंड मिलता। तो मुझे बाद में मई में फिर दूसरा राउंड, अप्रैल अंत में या मई में मुझे दूसरा राउंड के लिए फिर आप आमंत्रित किया, तब मैं खाली था तो जाके दे दिया। तो शायद हाँ, आपने सही कहा कि आपके भाग्य में जहाँ का दाना पानी लिखा होता है, और ये भी नहीं पता था कि 2,500 किलोमीटर दूर में मेरा गंगा जमुना की तहजीब वाली धरती में मेरा दाना पानी लिखा होगा। अच्छा, दूसरी बात ये, वो भी मुझे इसलिए याद है, आपकी मेमोरी, याददाश्त, ये एकदम रेजर शार्प याददाश्त, ये कैसे है? क्योंकि हम लोग के जैसे, मेरी छोटी सी नौकरी थी, बहुत कम पैसे वाली, लेकिन पहली सैलरी कितनी जो बड़ी प्यारी होती मुझे याद नहीं है। आपको ये याद है कि जिस समय आप वकालत कर रहे थे उस समय पेट्रोल 6 रुपए 20 पैसे था। ये 20 पैसे भी याद रखना, ये जिसका मेधा, जिसकी बड़ी शक्तिशाली हो, तो कोई खास दवा खाते हैं? इसके लिए तो ना मैं कोई दवा खाता हूँ ना इसके लिए मैं कोई क्रेडिट लूंगा। ये तो हमारे माता पिता और जीन्स का के कारण होगा, इसका मैं कोई खास क्रेडिट तो नहीं ले सकता हूँ। तो ये तो जेनेटिक होगा। अच्छा, घर की बात चली तो एक और है, थोड़ा सा शरारती सवाल हो सकता है आपके लिए। एक कहावत है, घर का जोगी जोगड़ा। तो अगर आपको तकलीफ होती है, बीमार होते हैं, तो घर में तो डॉक्टर भरे पड़े हैं, उनके पास जाते हैं, या फिर ना घर वालों को नहीं दिखाना? नहीं, वो हम लोग आपस में भाई बहन बात कर लेते हैं। सभी घर में 8-10 डॉक्टर्स हैं, लेकिन क्योंकि आप इतने दूर हो तो फिजिकली एग्जामिनेशन अगर डॉक्टर एक्सरे वगैरह कराना तो फिर यहीं पे है। तो ये संभव नहीं है कि 2,500 किलोमीटर दूर जाके आप स्वास्थ्य सेवा प्राप्त करें। लेकिन उनकी बात, हाँ, दूरभाष पे परामर्श, चिकित्सक परामर्श हम लोग करते रहते हैं। अच्छा, एक चीज और है, आपका नाम, जैसे हम पूरा नाम पढ़ते हैं हमें लग जाता है आप आंध्र प्रदेश की किसी जगह से ताल्लुक होगा, लेकिन जो आपकी पले बढ़े हैं, पढ़ाई है, वो नागपुर यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लॉ नागपुर, बाकी चीज़ें भी नागपुर में, शुरुआत भी वहीं पर, मुंबई में काम करना, महाराष्ट्र, यानी 2 स्टेट तो ये पूरी तरह हो गए। उसके बाद एकदम से ऊपर
उत्तर प्रदेश। तो इन तीनों को जब आप कभी कहा जाए कि जरा तीनों जगहों का एक सम्मिश्रण करके बताइए, क्या आपका दिल कहता है? देखिए, यूपी में और महाराष्ट्र भी कॉस्मोपॉलिटन है। यूपी वैसे कॉस्मोपॉलिटन नहीं है, लेकिन यूपी में जो मैंने यूपी और उत्तराखंड दोनों जगह काम किया हूँ, यहाँ के लोगों का दिल बहुत बड़ा है और इसीलिए सभी लोग जो यहाँ आते हैं वो बड़े आसानी से यहाँ पर एक्सेप्ट हो जाते हैं और लोग उसको स्वीकार लेते हैं। उल्टा यहाँ पे ये है कि अगर आप प्रदेश यूपी बिहार दिल्ली से बाहर के हो तो आपका एक्सेप्टेबिलिटी बड़ा ज़्यादा है, क्योंकि लोगों को लगता है दक्षिण भारत से उनका यहाँ के चीज़ों से लेना देना नहीं है, जाति व्यवस्था या कोई और निजी स्वार्थ, तो इनसे आप न्याय की ज़्यादा उम्मीद कर सकते हो। क्या बात कि है, कोई पक्षपात या ये नहीं करेंगे। तो जितने भी मेरे अलावा दक्षिण भारत के अधिकारी या दूर के प्रांतों के अधिकारी हैं, उनका एक्सेप्टेबिलिटी अच्छा रहा है और लोगों ने बड़े खुले दिल से उनको स्वीकार किया है। अच्छा, एक चीज़ और आती है, अमूमन हर भारतीय खाने का शौकीन तो देखिए होता ही है, हमारे यहाँ पकवान इतने सारे होते हैं। एक आंध्रा की बात करें, आंध्रा चिली, क्या बात, आंध्रा मिर्ची, क्या कहना, और वहाँ का रसम, वहाँ का सांभर एकदम अलग ही टेस्ट ली है। महाराष्ट्र में आइए तो फिर वो बटाटा वड़ा हो जाएगा, पाव भाजी खानी है, थपेली है, और उत्तर प्रदेश के खाने। इन खानों के बीच में आपके पास तो बड़ी घर में बड़ी दिक्कत होती होगी, आज तो सर का ये खाने का मन है, आज सर का वो खाने का मन है। नहीं, शुरू में जरूर घर के खाने का कमी महसूस होता था, बट शादी के बाद में, क्योंकि हमारी धर्मपत्नी भी दक्षिण भारत से ही है और आंध्रा के कोस्टल रीजन से है, तो वो फिर घर में बनने लगा तो वो कमी भी दूर हो गई। लेकिन मेरा आदत हर प्रकार के व्यंजन को मैं उतने ही रुचि के साथ स्वीकार लेता हूँ। मतलब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वो उत्तर भारतीय खाना है या दक्षिण भारतीय खाना है, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। बिल्कुल वैसे जैसे आपको सब जगह लोग स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश का कौन सा खाना पसंद है आपको? उत्तर प्रदेश का मुझे तो हर प्रकार का व्यंजन बहुत पसंद है। यहाँ पे जैसे कचौड़ी और स्टफ का है, पूर्वांचल में लिट्टी चोखा है, राजस्थान में भी है, लेकिन वो थोड़ा बनाने का तरीका अलग है। तो मुझे सब प्रकार के व्यंजन पसंद है। अब इसके पहले कि हम अपने अगले हिस्से की ओर बढ़ें, हम इसकी बात कर लें कि जब आप पढ़ाई कर रहे थे, क्योंकि ये जग जाहिर है आप पढ़ने में बहुत तेज थे, बहुत मेधावी थे, जहाँ जहाँ थे टॉप करते थे, लेकिन जब आप ग्रेजुएशन, आपने साथ में ग्रेजुएशन भी किया था, उस पूरे पीरियड के इस पढ़ाई के दौरान कुछ ऐसे मौके भी हैं जिसमें पढ़ाई की दुनिया से अलग हटके भी कहीं झांकाओ? हम लोग जब अपने यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लॉ में थे तो वहाँ पर एनएसएस की स्कीम चलती है हर यूनिवर्सिटी कॉलेज में। हाँ, एनएसएस की नेशनल सर्विस स्कीम। तो क्योंकि सोशल वर्क का एक अंदर से शौक था, तो मैं एनएसएस का यूनिवर्सिटी का रिप्रेजेंटेटिव था, हेड था, और हम लोग हर साल 10 दिन का एक मेजर कैंप लगाते थे जिसमें कोई गांव चुन लेते थे और उस गांव में 10 दिन रहते थे। 10-20 गर्ल्स और 10-20 लड़कियां, 30-40 लड़के हम लोग जाते थे और वहाँ रहते थे, और वहाँ पर श्रमदान करना, वहाँ पे चिकित्सा कैंप लगाना, डेंटल कैंप लगाना, मेडिकल कैंप लगाना, लीगल कैंप लगाना, इस प्रकार के कार्यक्रम करना, वहाँ के लोगों को लीगल लिटरेसी देना, गवर्नमेंट के प्रोग्राम से अवगत कराना, गवर्नमेंट मशीनरी को वहाँ पे ले जाना, ये सब करते थे। तो उसमें बड़ा आनंद आता था। और गांव वालों से जब आप सीधे जुड़ते हो या शहर के किसी मोहल्ले या जनता से सीधे जुड़ते हो और पब्लिक से सीधे जुड़ते हो, तो उसका एक लर्निंग अलग होता है, एक प्रैक्टिकल लर्निंग, और एक्चुअली आपको फील्ड की बात पूरी पता चलती, जो आपको टेक्स्ट बुक्स भी नहीं सिखाएगा, न कोई कॉलेज सिखाएगा। मेरे ख्याल से सोशल सर्विस से ये जुड़ा हुआ, ये आपके मन को भाने लगी, शायद इसने आगे चलकर जब वकालत और सिविल सर्विसेज को चुनना हो बीच में, उसमें शायद कुछ मदद की हो सकता है कि वो मेरा एक रुचि रहा तो उसने खींच लिया। तो भाई अब संजय भूसरेड्डी साहब हमारे साथ हैं आज। हम लोग अपने आवाम की आवाज़ के अगले हिस्से में चलेंगे अब, जहां पर हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश रेरा, उसके अध्यक्ष के तौर पर क्या क्या सोच रहे हैं। बस हमारे साथ रहिए, डीडी यूपी देखते रहिए
और इस आवाम की आवाज़ को अपना प्यार देते रहिए, कहीं जाइएगा नहीं। बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर आपका आवाम की आवाज़ का कार्यक्रम है। और आज हमारे ख़ास मेहमान हैं श्री संजय भूसरेड्डी जी, जो उत्तर प्रदेश रेरा के नवनियुक्त अध्यक्ष हैं। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन मैं आपको पहले बता दूं 1989 बैच के आईएएस हैं उत्तर प्रदेश कैडर से, और बहुत सारे पदों पर, जाहिर सी बात है जिलाधिकारी रहे होंगे। शुरुआत सबसे पहले अल्मोड़ा के डीएम बने थे, जब डीएम बने थे, उसके बाद फिर लगातार पदों पर रहते हुए मुख्यमंत्री जी के 3 बार स्टाफ ऑफिसर बनने के, सर मैं ठीक कह रहा हूँ? 3 बार हैट्रिक मुख्य सचिव साहब का मुख्य सचिव साहब के स्टाफ ऑफिसर बनने का गौरव मिल चुका है। उसके बाद लगातार बढ़ते हुए बहुत से खास क्षेत्र हैं, जैसे शक्कर की हमने बात की थी, चीनी है, राजस्व है, एक्साइज है, इसके अलावा परिवहन है, और इन्वेस्टमेंट कमिश्नर के तौर पर उत्तर प्रदेश के काम कर चुके हैं। तो ये सारे महत्वपूर्ण पदों पर बहुत समय तक काम करने के बाद अब अगस्त के महीने से आप उत्तर प्रदेश रेरा के अध्यक्ष हैं। और हम आज बात करेंगे रेरा की, क्योंकि ये सचमुच एक बहुत बड़ी ज़रूरत है, हमको आज समझने की ज़रूरत है कि ये है क्या। सर बहुत बड़ा क्षेत्र है आवास, बहुत बड़ा क्षेत्र है, आपका पसंदीदा क्षेत्र रहा है, आवास में बहुत पदों पर आप रहे हैं। ये इसमें 2-3 मसले होते हैं। एक तो है जो खरीदार है, एक है जो एजेंसी बना के जरिए बिल्डर हो सकता है, ठेकेदार हो सकता है, एक एजेंट होते हैं। ये 3 हैं। आपका मुख्य काम, क्योंकि मुख्य जो हमें दिक्कत आती थी वो ये थी कि जो खरीदार है, घर खरीदने वाला है, उसकी समस्याएं भला कौन सुलझाएगा। तो ये रेरा का जो चीज हुई है, क्योंकि आज स्थिति ये है कि लोग सबसे पहले ये बताते हैं, बिल्डर बेचने वाले, एजेंट भी, कि सर ये प्रोजेक्ट रेरा से पास है, यानी इतनी बड़ी मोहर लग चुकी है। सर इसके पीछे की देखिए 2003-4 के बाद जब लोगों की अपेक्षाएं बढ़ी और एक अपना घर की उनको जो चाह रहती है, हम सबको रहती है, और अभी नहीं पहले से, लेकिन एक डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ा अर्निंग्स और बाकी चीज़ों के कारण। तो उसके बाद फिर एक पीरियड रिसेशन का आया 2007 के बाद, कुछ समस्याएं भी आई, किसान आंदोलन इत्यादि, तो उसके कारण कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी आए। तो पहले प्रोजेक्ट्स ऐसी प्रमोटर्स ले आते थे बिल्डर्स जी, और उसके बाद ब्रोशर देते थे। ब्रोशर आधा अधूरा रहता था, जानकारी जो बात चांद सितारे उसमें सपने दिखाते थे वो होता नहीं था। तो पहले तो उत्तर प्रदेश सरकार ने एक 2010 में एक अधिनियम लाया था, अपार्टमेंट ओनरशिप मेंटेनेंस एक्ट के बारे में। उसमें कुछ चीज़ें बांधी गई थी जिससे बिल्डर्स थोड़े बंध जाए, जिसमें जो बोल रहे हैं और जो बिल्डर बायर एग्रीमेंट है उसमें भिन्नता है, तो दोनों को साथ में देखा जाएगा वगैरह। लेकिन फिर उसके पहले बिल्डिंग बनने के भी पहले बहुत जब दिक्कतें आने लगी लोगों को और कई मुकदमे जाने लगे, तो इसके बाद फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, पार्लियामेंट ने संसद द्वारा एक अधिनियम पारित हुआ 2016 में, जो 1 मई 2016 से लागू हुआ। और राज्य सरकारों को निर्देशित किया गया कि आप इसके अधीन नियमावली बनाएं और रेरा गठित करें। उत्तर प्रदेश एक अग्रणी राज्य था जिसने रेरा गठित किया। 2016 नवंबर-दिसंबर से इस पे काम शुरू हुआ और 2017 अंत आते आते और 2018 में रेरा पूरी तरह से यूपी में गठित हो गया। रेरा के रूल्स आ गए, यूपी रेरा रूल्स आ गए, और उसके साथ साथ एक एग्रीमेंट के रूल्स 2018 में आए। तो 2016 में अधिनियम, फिर रूल्स 2016 के यूपी रेरा रूल्स। रेरा एक्ट जो है सेंट्रल है, उसके बाद स्टेट के रूल्स आए और एक और स्टेट का रूल्स आया 2018 में, जो किस प्रकार की एग्रीमेंट हुई। इसके बाद ये बिल्डर को अनिवार्य हो गया कि वो रेरा में अपना पूरा प्रपोजल देगा। जब वो प्रपोजल देता तो हम ये देखते हैं कि उसके पास भूमि है या नहीं है जी, या बिना किसी भूमि के वो कोई प्रोजेक्ट ला दे रहा है, क्योंकि बाद में वो बिना भूमि करेगा, निश्चित वो विवाद में फंसेगा और वो लोगों से पैसे ले लेगा, कुछ बना भी लेगा, उस पर अवैध माना जाएगा, फिर उसको ढहाया जाएगा, तो इसमें अलॉटी फंस जाएंगे। तो हम ये देखते हैं जमीन है, उसके ऊपर नक्शा पारित किया कि नहीं, बाकी सब चीज़ें स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स है कि नहीं, और ये सब के साथ वो हमें देता है। लेकिन रेरा अधिनियम में 3 महत्वपूर्ण एक महत्वपूर्ण बात ये भी है
कि उसे 3 खाते खोलने होते, कलेक्शन अकाउंट, स्टैट्यूटरी अकाउंट जिसको लोग एस्क्रो अकाउंट भी बोलते हैं या प्रोजेक्ट अकाउंट भी बोलते हैं लोकल भाषा में, और एक ऑपरेशन अकाउंट। तो ये अकाउंट भी हम खुलवाते हैं, उसको बाकी ये सब नक्शा वगैरह सब देख लेते हैं पारित हुआ कि नहीं, ये अकाउंट्स खोलते हैं और उसका पूरा पैसा कलेक्शन अकाउंट में जाएगा, जिसका तत्काल 70% प्रोजेक्ट अकाउंट में, एस्क्रो अकाउंट में जाता है, जिसको हम लोग सेपरेट अकाउंट बोलते हैं लीगली, और 30% उसके ऑपरेशंस अकाउंट में जाएगा जिसमें वो बाकी काम करता है। ये अकाउंट में जो 70% वाला अकाउंट है, इससे केवल 3 ही चीज का काम पे व्यय हो सकता है इस 70% पैसे से। अगर एक दिन 100 करोड़ गया तो 70 करोड़ यहाँ जाएगा एस्क्रो में या सेपरेट अकाउंट में, और 30% ऑपरेशन में जाएगा। इसमें केवल जमीन खरीदने पर या जमीन के भुगतान के लिए या निर्माण के भुगतान के लिए या निर्माण में काम कर रहे लेबर और टेक्नीशियन के भुगतान के लिए, इसी में बाकी सब व्यय वो 30% से करेगा। बिल्कुल। तो जिससे प्रोजेक्ट समय पे कंप्लीट हो। रेरा हमारा एक QPR होता है, क्वार्टरली रिपोर्ट लेते हैं, और हर फ्लैट हर प्रॉपर्टी का उसको हमको QPR भर के देना होता है। अगर वो नहीं करता है, ये सब कहीं भी कुछ गड़बड़ करता है, तो फिर हम उसको नोटिस देते, दंड है। बिना हमारे रजिस्ट्रेशन नंबर के वो अगर कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करता है तो उसके ऊपर हम लोग पहले तो बहुत हल्का सा उसको इशारा देने के लिए टोकन पेनाल्टी लगाते 1 लाख रुपए का, और उससे ज्यादा भी लगा सकते हैं, लेकिन हम लोग 1 लाख का लगाते कि भाई ये गलती आपने पहली बार की, इसको सुधार लो। उसमें एडवर्टीजमेंट जो निकालेगा वो रजिस्ट्रेशन के बाद ही निकालेगा। जब हम फॉर्म C इशू करते हैं उसमें, यहाँ आपका प्रोजेक्ट सैंक्शन हो गया, रजिस्टर हो गया, अब आप इसको निकाल सकते बाजार में। उसके पहले भी अगर वो बाजार में निकालता है, अभी हाल फिलहाल 2 दिन पहले बैठक हुई, उसमें कुछ लोगों ने पहले से उसमें स्कीम को बाजार में फ्लोट कर दिया और ले आए, तो हमने उनको डिफर कर दिया। लॉन्च के नाम पे जो करते हैं, हाँ, तो हमने उनको डिफर कर दिया कि अब आप 1 महीने बाद आओ, उनको नोटिस जाएगा, उनको दंड देना होगा, और उसके बाद फिर उनको हम आगे सुनेंगे। और जिन लोगों ने निकाल दिया या मिस्चीवियस करा या हमारा नंबर नहीं डाला, और हमारा URL डालना जरूरी है, वो इसलिए है कि मैं नागरिक से अनुरोध करूंगा, क्रेता से अनुरोध करूंगा, हाउस अलॉटी से खरीदने वाले से मैं अनुरोध करूंगा कि वो रेरा का जब कोई भी प्रमोटर या डेवलपर ऐड डालता है, कहीं भी पोर्टल पे डालता है, अखबार में डालता है, जहां भी डालता है, रेडियो टीवी में डालता है, तो जरूर देखे 2 चीज, एक रेरा रजिस्ट्रेशन है या नहीं है उस प्रोजेक्ट का, नंबर 2 यूपी रेरा का पोर्टल है कि नहीं, वो up-rera.in है, ये हमारा URL है कि नहीं, क्योंकि उस प्रोजेक्ट के बारे में पूरी जानकारी आपको जो ऑथेंटिक मिलेगी, वो हो सकता है अखबार में थोड़ा मिथ्यापूर्ण तरीके से ऐड निकाले या किसी भी प्रचार तंत्र के माध्यम से घटा बढ़ा के मिथ्या, लेकिन हमारे पोर्टल पे आपको उसका असली कच्चा चिट्ठा पता चलेगा कि इस प्रोजेक्ट में क्या है। मोटे तौर पे ये समझिए कि अगर आप कहीं भी कुछ ऐसा खरीदारी करने जा रहे हैं अपने घर के लिए, तो आप यूपी रेरा की वेबसाइट को जरूर चेक कर ले, वहां पर वो उसका अता पता मिल ही जाएगा, और अगर नहीं मिलता है तो मान जाइए कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। आपने एक बात और कही, आप जैसे URL में हमारा उस प्रोजेक्ट आपको आएगा, नंबर डालते ही उसका पूरा डिटेल खुल जाएगा, इसीलिए वो रजिस्ट्रेशन नंबर है। बिल्कुल, जैसा आपने रजिस्ट्रेशन नंबर डाला, एक कैप्चा आएगा जो आजकल आता है, एक अल्फा बीटा, जिससे उसको भर दीजिए, देखो। हाँ, वो भर दीजिए, 6x करके ऐसा आता है, कैप्चा भर दीजिए, आपको पूरा उसका विवरण आ जाएगा, कहाँ पे है, क्या है, जमीन इसकी है नहीं है, उसने EMI पे जमीन लिया, क्या कितने प्लॉट है। वो ऐसा तो नहीं कि आपको 15वें तल बेच रहा है और उसको सैंक्शन 10 तल तक हुआ है। ये सामान्यतः ऐसे मामले बदमाश बिल्डर करते हैं कि 10 तक ही प्रोजेक्ट नक्शा पास होता है, 10 तक ही बैंक फाइनेंस होता है, 10 तक का ही हमने दिया है, क्योंकि नक्शा जितने का उतने का ही हम देंगे, जब तक जो हर स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, उसकी जो विधिक रिक्वायरमेंट हम देखते हैं वो सब पूरी किया, उतने की जमीन है। ऐसा नहीं कि प्लॉटेड डेवलपमेंट वो आपको 540 प्लॉट बोल रहा है और उसके 400 ही प्लॉट काट रहा है, इसका मतलब वो आगे कुछ भविष्य में सोच के रखा है, आपको फंसा सकता है। तो इसीलिए ये सब चीजों के लिए आप देख कर जाइए।
बिल्कुल। और आपने एक बात और कही थी कि जो पेमेंट होता है वो पहले कलेक्शन अकाउंट पर जाता है, फिर एस्क्रो अकाउंट में 70% चला जाता है। हमने ये भी सुना है कि अब जो भी हम बिल्डर को चेक काटते हैं उसमें हमें पहले रेरा अकाउंट यानी वो कलेक्शन वाले अकाउंट का नंबर लिखना होता है। अगर वो सीधे कोई मांग रहा है कि मेरे नाम से चेक काट दो तो हमें नहीं काटना है, उसको आपको रेरा कलेक्शन अकाउंट में ही डालना है। उसको कैश या किसी और प्रकार से आपको नहीं देना उसके नाम से कोई चेक नहीं, क्योंकि आप वो कौन ले रहा है। हमारे 3 मेन प्लेयर है, एक है प्रमोटर जी, एक है आप स्वयं जी, और एक है एजेंट। तो एक तरफ एजेंट है, एक तरफ प्रमोटर है। हो सकता प्रमोटर अपना सीधा मार्केटिंग कर रहा है आपके साथ जी, सीधे संपर्क कर रहा है, या हो सकता वो अपने एजेंट्स के थ्रू कर रहा है। एजेंट भी हमारे यहाँ पंजीकृत होते हैं। बिल्कुल। तो एजेंट के बारे में भी अगर आपको जानकारी करना है तो उसका एजेंट नंबर देख करके आप हमारे पोर्टल से उस एजेंट के बारे में पता कर सकते हैं। और यहां पर मैं एक बात बता दूं कि अभी क्योंकि सब ये संस्थान नहीं है और इसका जो विधिक ज्यूरिस्प्रूडेंस जिसको हम लोग कहते हैं, इसका जो विज्ञान है, विधिक विज्ञान है, ये नया बन रहा है। ये 2016 के बाद आया है, तो ये नया बन रहा है, इसलिए इसमें चीजें डेवलप हो रही है। ज्यूरिस्प्रूडेंस भी डेवलप हो रहा है और संस्था भी ये हो रही है और जुडिशियल निर्णय भी आ रहे हैं। हाईकोर्ट, माननीय उच्च न्यायालय और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के, वो भी कानून का एक रूप होता है, मतलब वो भी लॉ ऑफ प्रेसिडेंस में वो भी कानून बाध्यकारी होता है। तो ये सब चीजें डेवलप हो रही है, तो इसीलिए आपसे ये अनुरोध है कि ये देख ले। हमने पहले एजेंट्स को ऐसी हमने रजिस्टर करते थे, लेकिन हम शीघ्र एक व्यवस्था ला रहे हैं जिसके तहत एजेंट का पहले ट्रेनिंग होगा। हम उसको 25 घंटे का ट्रेनिंग देंगे, उसके बाद में उस एजेंट का परीक्षा लेके देखेंगे कि वो सब सीख गया जी, जिसमें उसका सामान्य व्यवहार, ये सब बातें देखी जाएंगी, उसका क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स तो नहीं है। उसके बाद परीक्षा के बाद फिर उसका सर्टिफिकेशन होगा, उसके बाद ही हम उसको एजेंट के रूप में ये भी लाइसेंस देंगे। ये भी असंगठित ही क्षेत्र है, एजेंट वाला खास तौर से। तो इसमें आप क्या रजिस्टर्ड है, अच्छी बात है, लेकिन मैंने सुना शायद ऐसा भी है कि अगर आप क्या रजिस्टर्ड नहीं है तो उसके खिलाफ एक्शन हो सकता है, पेनल्टी भी हो सकती है। अगर कोई प्रमोटर बिना हमारे यहाँ आके काम कर रहा है तो भी उसको धारा 359 के तहत होगा और उसमें बहुत हेवी पेनल्टी हो जाती है जी। और इसी के साथ साथ आपका जो एजेंट है वो अगर बिना हमारे एजेंसी लिए, लाइसेंस लिए अगर एजेंसी चला रहा है तो उसको भी, वो भी दंडित होगा। और कुछ मामलों में अगर बिल्डर हमारे निर्णय आदेशों का पालन नहीं करेगा तो प्रोजेक्ट कॉस्ट का 5% दंडित हो जाएगा अधिकतम। तो 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है तो 5 करोड़ का हम दंड लगा सकते हैं उस पर। बिल्कुल। 500 करोड़ का है तो फिर 25 करोड़ लग जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक जो चीज संस्था के लिए कभी कभी लोग कहते हैं, आपने बताया अभी 7 साल हो रहे हैं, 6-7 साल हुए हैं, डेवलप हो रहा है। कभी कभी लोग कहते हैं कि रेरा दंड लगाने में थोड़ा सा कोताही कर जाती, उतने बड़े दंड नहीं देती। नहीं, आप देखोगे अगर अखबार आप हाल फिलहाल में देख रहे होगे तो अभी हम लोगों ने कम से कम आधा डजन के ऊपर पिछले 2 माह में हम लोगों ने अच्छा खासा दंड लगा दिया है। और अभी 1-2 दिन में अखबार में आप देख लोगे कि अच्छा खासा। देखिए, हमारा काम बैलेंस करना, हमें प्रमोटर को जो निवेश ला रहा है जी, और जो अनुच्छेद 19 संविधान का कहता है कि हर अधिकारी को एक व्यवसाय, एक करने का अधिकार है, बिजनेस करने का अधिकार है जी, और वो लीगली ये कर रहा है। तो जो हमारे बिल्डर, प्रमोटर, एजेंट अच्छे से काम कर रहे हैं, हमको उनको प्रोत्साहित करना है जिससे वो ज्यादा से ज्यादा निवेश लाए, पैसा लाए, अच्छा काम करे और हाउसिंग स्टॉक मार्केट में लाए जिससे लोगों को क्वालिटी हाउसिंग स्टॉक मिले, एक अच्छी गुणवत्ता का घर, फ्लैट, अपार्टमेंट, प्लॉट्स मिले, या कोई और पर्पस के लिए, होटल के लिए, 5 स्टार होटल के लिए प्लॉट्स मिले, डेवलप करे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, ट्रंक सर्विसेज बनाए, ड्रेनेज, सीवरेज। नहीं तो फिर पुराने शहरों में और देखिए आप गली नाली सब खुला होता है, वो तो ये लाए। और उसी के साथ साथ अगर कोई अच्छे प्रमोटर को कोई हरास करता है तो उसको भी हम प्रोटेक्ट करते हैं। हमारा काम यह है कि जो हमारे 3 स्टेक होल्डर है, तीनों के साथ न्याय हो। प्रमोटर एक तरफ, अलॉटी एक तरफ और एजेंट बीच में। बिल्कुल। तो इन तीनों के बीच में न्याय करना और तीनों के साथ न्याय करना है। अमूमन लेकिन होता है कि जो घर खरीद रहा होता है वो थोड़ा अनभिज्ञ होता है, तो ज्यादा दिक्कतें उसके पास आती रही हैं, असंगठित है, अभिज्ञ है। दूसरा एक चीज मैं बड़ी कड़वी सी बोलूंगा दर्शकों को कि देखिए, लालच में मत पड़िए।
जब आप ये लालच में पड़ते हैं कि 5 लाख रुपए में 3 बेडरूम का फ्लैट दे रहा है, 25 लाख का 25 लाख का फ्लैट अगर वो कह रहा है गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, लखनऊ में दे रहा हूं 3 बेडरूम का फ्लैट, तो वो आपको ठग रहा है। आप लालच में मत पड़िए, आप चीजों को देखिए, मार्केट रेट देखिए, पोर्टल पे जाइए, सावधानी बरतना ज्यादा बेहतर है कि इट इज बेटर टू टेक प्रिकॉशन देन टू अर्न, कि हम गलती करें और फिर सीखने से अच्छा है पहले सावधानी बरते। और ये सावधानियां बहुत छोटी है, हर आदमी, आप फुर्सत के टाइम आप अपने फोन पे देख लीजिए, हर चीज फोन पे खुलता है, लैपटॉप, टैबलेट, कंप्यूटर, अखबार, टीवी, सब जगह आ रहा है। तो जो वो बोल रहा है प्रमोटर या एजेंट, वो आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए और फिर आप कदम रखिए। और एक महत्वपूर्ण बात यह कि जो बिल्डर बायर एग्रीमेंट है, उसको हमारी जो नियमावली 2018 की है उसमें प्राविधान है कि वो क्या क्या रखेगा। एक उदाहरण बहुत सिंपल देता हूं। पहले बिल्डर्स ये लिखते थे कि अगर आप बिल्डर का पैसा देने में विलंब करोगे तो आप पे 18% ब्याज लगेगा जी, और अगर बिल्डर आपको घर देने में देर करेगा तो आपका जो पैसा लग गया उस पर वो 8% ब्याज देगा या 4% देगा। क्यों भाई? नियम ये है कि प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी बोलता है, समानता का नियम। अगर आप मुझसे 12% ब्याज ले रहे हो तो आप भी मुझे 12 दोगे, आप मुझसे 18% ले रहे हो तो आप भी मुझे 18 दोगे। तो ये सब बातें हमारे मॉडल एग्रीमेंट जो 2018 के नियमावली में है, आप उससे तुलना कर दीजिए बिल्डर क्या दे रहा है। अभी हम देखते हैं कि बिल्डर 4-6 पन्ना दे देता है और लोगों कहता है ये आपके लिए महत्वपूर्ण यही है, आप लेके चले जाइए। लोग लेके चले जाते हैं। इसमें एक चीज सर पूछना चाहेंगे यहाँ पे, अक्सर होता है जो बिल्डर बायर एग्रीमेंट होता है, या तो बहुत मोटा मोटा होता है, बहुत बड़ा होता है, बड़ा लीगल होता है। आप जैसे जो समझ रखते हैं उनके लिए तो बड़ा आसान है इसको पढ़ लेना। हम जाते हैं तो बस वही होता है कि यहाँ साइन कर दो, यहाँ साइन कर दो, यहाँ साइन कर दो, और मोटा मोटा हमसे रहता है 4-5 चीजें हम आपको ये बना के देंगे, इतना लगा के देंगे, ये करके देंगे। सर वो बिल्डर बायर एग्रीमेंट, ये बीबीए को हम साइन करने से पहले क्या करें, या क्योंकि सलाह देंगे हम कहीं दिखा लें भैया कोई गड़बड़ चीज तो नहीं कर रहा है, बिल्डर बाद में वो बाध्यकारी है। बाध्यकारी है। बिल्डर बायर एग्रीमेंट को सबसे पहले जो नियमावली 2018 की है उससे साधारण मिलान कर लीजिए जी उसमें, और ब्रोशर उसने आपको पहले दिया होगा जी, अलॉटमेंट लेटर दिया होगा। पहले वो आपको ब्रोशर देता है, फिर अलॉटमेंट लेटर देता है, फिर आपसे कुछ पैसे लेता है, तब बिल्डर बायर एग्रीमेंट देता है। आपको पहले आप अप्लाई करोगे, एप्लीकेशन पे हो सकता है उसको ज्यादा लोगों ने अप्लाई कर लिया तो आपका पैसा वो रिटर्न कर दे जी। नहीं रिटर्न करता है तो आप रेरा में आके अपना पैसा वापस ले सकते हो, क्योंकि अगर उसने 1000 लोगों ने अप्लाई किया, 100 प्लॉट है तो 900 को लौटा देगा जी। एक तो है। उसके बाद आपको अलॉट करेगा, एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट मनी लेगा, फिर बीबीए साइन करेगा। तो बिल्डर बायर एग्रीमेंट में सबसे पहले तो पूरी कॉपी लीजिए, उसकी तुलना करिए ब्रोशर के साथ में जी, और हमारे नियमावली के साथ 2018 के साथ। उसमें ये चीज देख लीजिए, जो चीज उसने ब्रोशर में बोला वो सब चीजें लिखा है कि नहीं, उसके अलावा उसने समय सारणी डाला कि नहीं, समय सारणी जो डाल रहा है उसके हिसाब से आपसे पेमेंट उसी के हिसाब से ले रहा। मौके पे चले जाइए और देख लीजिए कि क्या उतना कंस्ट्रक्शन हुआ या वो बोले जा रहा आप पेमेंट किए जा रहे, और पूरा पेमेंट ले लिया और बाद में आपको पता चला कि अभी तो एक ईंटा भी नहीं रखा है। तो कंस्ट्रक्शन लिंक्ड प्लान है तो उसको आप उस हिसाब से दीजिए। कई बार वो आपको लालच देगा कि आपको हम अश्योर्ड स्कीम दे रहे कि आपको आप पैसा लगा दीजिए और हर महीने आप हमसे किराया लेंगे। भाई जब मकान बना है नहीं, आपको किराया कैसे देगा वो? इतना वो किराया, इतना हाई इंटरेस्ट कैसे देगा? वो संभव ही नहीं है। जब तक वो प्रोडक्टिव यूनिट नहीं होगा तब तक वो नहीं दे सकता है। ये अश्योर्ड स्कीम को हम पॉन्जी स्कीम भी बोलते हैं, जिसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी, मतलब जो देश का कानून है और एक अधिनियम भी है कि इस प्रकार के स्कीम्स जो अवैध तरीके से आपको लालच देके आपको टेम्पटेट करके लेते हैं, तो उसका अधिनियम ये प्रतिबंधित है इस देश में। और इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बहुत सख्त इस पे रवैया रहा है ऐसे पॉन्जी स्कीम्स के प्रति, और हम लोग भी कोई पॉन्जी स्कीम को ये नहीं होने देते। तो ये इसके ट्रैप में आपको नहीं आना चाहिए। बिल्कुल।
दर्शकों, हम आपको बता दें, हमारे साथ उत्तर प्रदेश रेरा के अध्यक्ष महोदय हैं श्री संजय भूस रेड्डी जी। और हम आपको ये भी बता दें कि उत्तर प्रदेश रेरा देश में सबसे अच्छा काम करने वाले रेरा संस्थानों में से है। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश इतनी जनसंख्या की बहुलता वाला क्षेत्र है। दूसरा, कुल मिलाकर करीब 3,500 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो रेरा में पंजीकृत हैं, और इनमें से जो हमारा एनसीआर का क्षेत्र है उसमें 1500 से ज्यादा तो उसी में है। इसके अलावा 44,000 50,000 के आसपास शिकायतें आई हैं। और जो सर बहुत मुस्कुरा के बोले थे, मुझे वो आंकड़ा तब याद आया था कि 44,000 का निपटारा किया जा चुका है। शिकायत आप तक कैसे करें, कैसे पहुंचे, इस पे हम अभी आते हैं। उसके पहले सर बस उपभोक्ताओं के हिसाब से हम एक चीज और जानना चाह रहे हैं। एक तो जो लोग रह रहे हैं उसने जो जो वादे किए, अगर वो वादे नहीं पूरे किए, हमें अलॉटमेंट हो गया, उसने बना भी दिया, 10वें मंजिल पे दिया, हम रहने लग गए। बहुत से काम बाद में होते हैं, जैसे उसने कहा पूल बनेगा, उसने कहा कि आपका आपस में सामुदायिक केंद्र बनेगा, इनमें समय लगता है, इनमें गड़बड़ करने लगा, तो क्या तब भी आप हमारे हितों की रक्षा करेंगे? अगर रेरा आने के बाद में 2018 के बाद और अब जितने भी आगे हैं, अगर उसने अपने वादे को पूरा नहीं किया जी, तो आप रेरा में आकर के आप अनुतोष प्राप्त कर सकते हैं। उसने समय से पोजीशन नहीं दिया तो आपको पोजीशन दिलवाएंगे, उसने समय से नहीं दिया तो आपको डिले इंटरेस्ट मिलेगा जी। जैसा उसने 1 साल डिले करा तो आपको जो उसने ब्याज बोला है या आपके बीच में जो ब्याज तय हुआ है, हम वो कुछ भी हो सकता है आपस में जो आपका हुआ, हो सकता है आपने ध्यान नहीं दिया तो 18/8 हो सकता दोनों का 18 हो, लेकिन जो भी है वो तो हम वो नहीं देते हैं। जो उसने भी अगर डिले किया तो हम MCLR+1 देते हैं। तो अगर आपके बीच में स्पष्ट बराबर का है तब तो ठीक है, नहीं तो अगर नहीं है तो हम MCLR+1 मतलब जो बैंक इंटरेस्ट है उससे 1% हम आपको हमारे नियमावली के अनुसार और न्यायालयों के आदेशों के अनुसार हम आपको देते। उसके अलावा आपका बीबी, उसने बीबी एग्जीक्यूट नहीं किया, आपसे पैसे ले लिया, अलॉटमेंट लेटर दे दिया, बीबी नहीं देते जी, अनावश्यक पैसा ज्यादा मांगते, तो आप हमारे पास आके कह सकते हैं ये बीबी एग्जीक्यूट करा दीजिए। उसके बाद पोजीशन नहीं दिया, पोजीशन ले सकते। उसके बाद रजिस्ट्री नहीं करा रहा, आप हमारे माध्यम से रजिस्ट्री ले सकते। अगर आप रजिस्ट्री भी करवा सकते, हम रजिस्ट्री करवा देते हैं, तो पोजीशन ले सकते हो, डिले इंटरेस्ट पेमेंट ले सकते हो, रजिस्ट्री करवा हमसे हमारे माध्यम से करा सकते हो। और अगर वो आपका कोई नुकसान कर देता है जो बाद में आप, तो हमारे 2 धाराएं, एक 31 है जिसमें आप हमारे सामने आते हो, मतलब रेरा कोर्ट्स में आते हो, और हमारा एक रेरा एडजुडिकेटिंग ऑफिसर, हमारे 2 है जी, 2 टाइप के हमारे न्यायालय, एक रेरा न्यायालय और एक रेरा एडजुडिकेटिंग न्यायालय, जहां पे हमारे न्यायिक अधिकारी बैठते हैं। और वहां पर फिर आपका अन्य धाराओं में 71 में हम आपको कंपेंसेशन भी दिलवाएंगे। अगर उसने कोई ऐसा आपका नुकसान कर दिया तो आप उसकी भरपाई भी होगी, उसकी भरपाई होगी। ये देखिए बहुत बड़ी बात है, शायद इसीलिए मैं कहीं पढ़ रहा था कि जो इससे रिलेटेड चीजें होती हैं, लोग इतने जागरूक हो गए हैं कि बजाय उपभोक्ता अदालत जाने के अब वो रेरा की अदालत में ही जाना पसंद करते हैं, क्योंकि त्वरित अच्छे तरीके से हो जाता है। हम इसके पहले कि हमारे साथ बहुत सारे दर्शक भी हैं, आपसे बहुत कुछ पूछना चाहते हैं, मैं तो लगातार बात कर रहा हूं, तो हम लोग चलते हैं अब दर्शकों के बीच में और सीधे आपकी बात कराते हैं। बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, अपना नाम हमें सबसे पहले बता दीजिएगा और फिर अपना सवाल पूछिए संजय भूस रेड्डी साहब से। नमस्कार सर, मेरा नाम सृष्टि गुप्ता है। मेरा ये सवाल है कि जैसे बिल्डर या ब्रोकर मल्टीपल डिफॉल्ट्स कर रहा है, तो क्या रेरा खुद जमीन पे आके जांच करेगा या कार्रवाई करेगा? देखिए, अगर कभी कभी ऐसा होता है जब शिकायत होती है और कोर्ट को लगता है कि इसमें इंस्पेक्शन कराना जरूरी है, तो कोर्ट रेरा के ऑफिस को निर्देशित करता है कि इसमें इंस्पेक्शन करके देखो कि ये कह रहा है कि शिकायतकर्ता कह रहा है कि एक भी ईंट नहीं पड़ी है, वो कह रहा नहीं साहब हमारा निर्माण हो गया, हम 3 महीने में देंगे, तो हम इंस्पेक्शन करके भी चेक करा लेते कि इन्होंने सही कहा है या नहीं कहा है। और जो उन्होंने प्रोजेक्ट हमारे पास सैंक्शन किया और कस्टमर को जो बोला और मौके पे जो है, इसका मिलान करके फिर उसके ऊपर आगे की कार्रवाई होती है। सृष्टि बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हमारे अगले दर्शक कौन है, अपना नाम बताइए और सवाल पूछिए। किसी बिल्डर ने किसी लोकल अथॉरिटी या जिला जो पंचायत होता वहां से नक्शा पास कराया और बाद में वो एरिया यदि किसी डेवलपमेंट अथॉरिटी में चला गया, तो यानी कि वो नक्शा बना हुआ था वहां से जो पास किया हुआ वो 2 साल में कंप्लीट होना चाहिए, उसने कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं लिया,
तो जब दूसरी अथॉरिटी में आ गया तो वो भी कंप्लीशन सर्टिफिकेट उसे नहीं देगा और जिला पंचायत भी नहीं देगा। तो ऐसी स्थिति में उसे ओसी या सीसी कैसे मिलेगा उसे? देखिए, रेरा का जो ज्यूरिसडिक्शन है सर, वो जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज है उन्हीं पे है। ग्रामीण में अगर बिल्डर स्वयं और अलॉटीज आते हैं तो तब वो रेरा को अपने क्षेत्राधिकार में लेने का अधिकार है। अन्यथा 3-4 टाइप की हमारी अथॉरिटीज है। एक आप देखते हो एलडीए, लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसको बोलते हैं 73 के अधिनियम यूपी अर्बन प्लानिंग एक्ट 73 के तहत हमारे प्राधिकरण है जो शहर में होते हैं जी। दूसरे हमारे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, जैसे नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे, गीडा, ये सब हमारे वो। तीसरा है स्पेशल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, जैसे हमारे चित्रकूट धाम, ये स्पेशल एरिया डेवलप ये। और इसके बाद है रेगुलेशन ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशन एक्ट 1965, रेगुलेटेड एरिया। ये 4 तो हमारे अधीन है। अगर जिला पंचायत या ग्रामीण अंचल में होता है और अगर वो एक बार आ जाते हैं तो फिर वो रेरा अधिनियम में आ जाएंगे और उसके अनुसार चलेगा। बात आपकी सही है कि जिला पंचायत वगैरह में ओसीसीसी वगैरह ये नहीं है, ये प्राधिकरण क्षेत्रों में ही है। लेकिन जब ये प्राधिकरण क्षेत्र में कोई क्षेत्र आ जाता है तो फिर वहां के कानून लगने लगते, तो फिर वहां के हिसाब से इनको करना होगा। अगर बाकी प्राधिकरणों में तो दिक्कत नहीं, लेकिन जिसका भी नोएडा और इंडस्ट्रियल अथॉरिटी का एक समस्या है जिसको प्रदेश सरकार भी और रेरा ने भी कुछ कदम उठाए और प्रदेश सरकार भी इस पे बहुत बड़े कदम शीघ्र उठाने जा रही है। तो उसमें यह है कि हम डीम्ड ओसीसीसी अथॉरिटी का अगर नहीं मिला है तो अगर उसके पास 4 प्रमाण पत्र है तो डीम्ड ओसीसीसी के आधार पर भी हम पोजेशन रजिस्ट्री का हम आदेश कर देते। तो उसमें नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी यमुना में फाइनल रजिस्ट्री नहीं होती है, एग्रीमेंट टू सेल हो जाता है और उसके बाद 1% और स्टैंप ड्यूटी पर बहुत अंश उसमें अतिरिक्त देने के बाद 1% फिर पक्की रजिस्ट्री हो जाए जब ओसीसीसी जारी हो जाता है। लेकिन अगर जिला पंचायत का ही क्षेत्र है तो वहां पर यह समस्या ओसीसीसी की रहेगी क्योंकि वो वहां की जो बायलॉज है उसके अनुसार होगा। सर, एक चीज और यहाँ पर दिमाग में आई थी, इन्हीं के सवाल से निकल के आई थी, 2016 के पहले के प्रोजेक्ट भी कुछ हो सकते हैं जो लटके पड़े हैं, नहीं पूरे हुए और आप अस्तित्व में ही नहीं थे उस समय, उनका क्या होगा? वो ही हमारा सबसे बड़ा पेन पॉइंट है। सबसे बड़ा दर्द जो है वो अलॉटीज का और रेरा का वही है जिसको हम लेगेसी प्रोजेक्ट्स बोलते हैं जी। मतलब वो चल रहे हैं पुराने प्रोजेक्ट्स, तो वो लेगेसी के कारण हमें समस्या देखना पड़ रहा। जो प्रोजेक्ट 1 मई 2016 के पहले प्रारंभ हुए जी, लेकिन उनका ओसीसीसी नहीं हुआ जी, तो वो प्रोजेक्ट्स कंटिन्यूइंग प्रोजेक्ट्स में माने जाएंगे और उनका पंजीकरण अनिवार्य, चाहे वो 2008 के हो, 9 के हो, 10, 11, 12, 13, 14, 15 के हो। 1 मई 16 के पहले के हैं लेकिन वो नहीं हुए तो उनको रजिस्टर्ड कराना अनिवार्य, उनके द्वारा रजिस्टर्ड कराया गया और उन पर हमारी मॉनिटरिंग है। इसमें 2 महत्वपूर्ण बात बताओ कि इस प्रकार के प्रोजेक्ट्स में कुछ प्रोजेक्ट्स जेन्युइन प्रॉब्लम में चले जाते, कुछ बिल्डर की बदमाशी के कारण प्रॉब्लम में जाते। तो इसमें 2 महत्वपूर्ण प्राविधान है, एक है धारा 8 और एक है धारा 15। कम से कम इस क्षेत्र संगठित हो रहा है, इसके नियम कानून बन रहे हैं और लोगों के मन में ये भी डर आ रहा है कि एक ऐसी संस्था है जो अगर नियम कानून से परे जाओ तो उसको आप माने, इसके लिए आपको बाध्य कर देगी। हमारा आज का आवाम का आवाज आपको यकीनन बहुत पसंद आया होगा। कहीं कोई समस्या आए तो मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगा, संजय भूस रेड्डी साहब से तो हमारा पुराना अनुभव यही कहता है, आप समस्या हम तक भेजिए, हम आपको बताएंगे, आपके पास कोई ना कोई जवाब जरूर आएगा। हमारा पता आवाम की आवाज 24 अशोक मार्ग लखनऊ, इस पर आप हमें अपनी समस्या लिखकर भेज सकते हैं या फिर नीचे आपको दिख रहा है हमारा ईमेल एड्रेस, ध्यान से देखिए, स्क्रीन पर बड़ा बड़ा लिखा हुआ है। मैं एक चीज इसमें और भी जोड़ दूं जी कि हमारे हेल्प डेस्क है जो सुबह 10 से शाम 6 बजे तक चलता है। अगर किसी को कोई भी समस्या हो इस रेरा से संबंधित तो वो वहां पर भी हेल्प डेस्क का ले सकते हैं, उसका नंबर भी हम आपके माध्यम से प्रसारित कर देंगे। बिल्कुल अवश्य। एक बार फिर हमेशा की तरह संजय भूस रेड्डी साहब, आपने हमें समय दिया, इतनी सारी बातें बताई, वो भी आवास के क्षेत्र से जुड़ी हुई, सबके घर का एक
बंगला बने न्यारा, ये सपना सबका पूरा हो। रोटी उसमें- कपड़ा मकान आधारभूत होता है। जी, तो ये आधारभूत चीज में आपका जो आपके हिस्से का है वो आपको जरूर मिले। आप प्रयास कीजिए, कोई समस्या आएगी तो यूपी दे रहा है, और आवाम की आवाज के रूप में हम एक मध्यस्थ के रूप में आपके सामने हमेशा बने रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद देंगे संजय भूसरेड्डी साहब आपको और दर्शकों आपको। ओ रमा बेटा, रमा।